वेलकम टू अप्रूव्ड गाइडेंस। आज हम SES द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी है। इससे पहले आप मिश्रित भिन्न है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 का गुणा 5 में करिए और +2 ऐड कर दीजिए। 5 दिया 15, 15 और 2 17/3 इतनी मीटर रस्सी है। इसका मूल्य कितना दिया है, 12 सही 3/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 का गुणा 12 में कीजिए। 12 चौको 48, 48 और 3 को ऐड कर दीजिए तो 51 सही 51/4 भिन्न हो जाएगी। 5 पेन अगर आपको 25 रुपये की आती हैं और एक पेन की आपसे कीमत पूछ ले तो आप 25/5 कर देते हैं, मतलब आप भाग करते हैं। तो उसी तरीके से इतनी मीटर इतने रुपए की है तो 1 मीटर की वैल्यू पूछ रहा है तो इसे हम इसके भाग में कर देंगे। तो 51/4 में 17/3 का भाग देंगे। अब भाग वाली कंडीशन है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में करेंगे। तो 51/4 जब हम गुणा का चिन्ह प्रयोग करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है तो ये 3/17 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51 होती हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। ये आपकी भिन्न है। अब आंसर सारी की सारी मिश्रित भिन्न में दिए हैं तो आप भाग देंगे 9 में 4 का तो 2 बार में चला जाएगा, 8 आ जाएगा, शेषफल आपका 1 रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 सही 1/4 हो जाएगा। शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, जो आपका कोसेंट आता है भागफल आता है उसे सामने लिखते हैं। तो 2 सही 1/4 मीटर आपका 1 मीटर का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 सही 1/4 आपका आंसर सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इधर ये वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया है। मतलब इस वर्ग अंतराल में 100 से लेकर 150 अगर नंबर है, कोई भी वैल्यू है तो ये 45 लोगों के आते हैं। 150 से लेके 200 इतने लोगों के आते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसमें प्रश्न क्या बना है, ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से लेके 300 की बारंबारता क्या है। अब बारंबारता की बात करता है तो इस वर्ग में जाएंगे 250 से 300। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये है 250 से 300 तक कितनी बारंबारता है, 143 है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 143। ये आपका बार ग्राफ द्वारा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उस पर भी प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 10 की घात 100 लिखी है तो ऑप्शन नीचे दी हुई है, इनमें से कौन सा सही है। तो थोड़ा सा हम 3-4 फार्मूले हैं उसकी बात करते हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n होती है तो इसका फार्मूला बनता है a की पावर m + n। मतलब आधार समान होने पर बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं तो a की घात m + n हो जाता है। ये चीज़ है आपका गुणा वाली कंडीशन। अगर a की पावर m और पावर n है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये दोनों घातें जब ब्रैकेट के अंदर होती हैं तो गुणा हो जाती हैं तो a की पावर m गुणा n हो जाती है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n है। जब भाग की कंडीशन होती है तो ये आधार समान होते हैं तो ये घातें आपस में घट जाती हैं। इस तरीके से 3-4 फार्मूले हैं। अब इसकी बात करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 की पावर कितनी है, 100 है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहली की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर पहली। तो ये प्लस वाली कंडीशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इनटू वाली कंडीशन सही होती हैं। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, 10 की पावर 50 गुणा 10 की पावर 50। हाँ, ये वाला फार्मूला हमें सही लग रहा है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार आपका 10 है, इसकी घात 50 है और दूसरी घात 50 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर 100 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें घातें कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो 12 तो ऑप्शन है नहीं, कि भाग वाली कंडीशन है तो इसमें तो घातें घटेंगी। तो 10 में से 10 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 10 की पावर 50 गुणा 10 की पावर 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बीजीय व्यंजक दिया है, इसका संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है। माइनस के x की पावर 4 और y की पावर 6 का गुणांक कितना होगा। उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बीजीय व्यंजक की क्या होता है, जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है तो एक आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर और अचर के साथ प्लस माइनस गुणा और भाग की संक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे आपके चर क्या होते हैं, चर आपके जो आपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, ये सारे के सारे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। अचर क्या होते हैं, अचर जो आपने गिनती पढ़ी हैं 1 2 3 4 5 0 1, और इसमें माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं, -1 -2, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम अचर कहते हैं। चर और अचर के बीच में अगर हम माइनस प्लस भाग और गुणा की संक्रिया प्रस्तुत करते हैं तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। और इसमें आपको ये याद रखना है कि ये माइनस और जो प्लस होते हैं वो पद अलग अलग करते हैं। जैसे इसमें मैं पूछूं कितने पद हैं तो इसमें प्लस लिखा है इसलिए एक्स अलग पद है, बाय अलग पद, इसमें 2 पद हैं। गुणा और भाग, गुणा और भाग पदों को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। और एक गुणांक क्या होता है इसे भी समझिए। जैसे एक्स लिखा हुआ है और एक्स के आगे किस नंबर का गुणा हो रहा है उसी संख्या को कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जब कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात करें या फिर गुणांक की बात करें, जिस संख्या का चर में गुणा हो रहा होता है, वेरिएबल में गुणा हो रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे 1 हो रहा है, किसी संख्या का गुणा नहीं होता तो वहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका x का गुणांक कितना है, 1 है। अगर इसमें माइनस लगाता तो माइनस के साथ इस चीज़ को लेना पड़ता है हमें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। किसी भी चर के आगे जिस संख्या का गुणा हो रहा है उसे हम गुणांक कहते हैं, उसमें प्लस माइनस की कंडीशन को देखना पड़ेगा। जैसे x की पावर 2 y की पावर 5, इसका मैं कोफिशिएंट पूछूं तो इसके आगे किस नंबर का गुणा हो रहा है, तो 1 का गुणा हो रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। अगर माइनस होता तो -1 होता आंसर। इसमें कितने पद हैं, इसमें एक ही पद है क्योंकि x और y के बीच में गुणा की संक्रिया प्रस्तुत की गई है और गुणा और भाग पदों को जोड़ते हैं, एक करते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ एक पद है। अगर x माइनस y होता तो इसमें 2 पद होते। तो x और y के बीच में y के बीच में प्लस माइनस की संक्रिया होगी, चिन्ह होंगे, तो पदों को अलग अलग करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। -x की पावर 4 y की पावर 6, इसमें कितने पद हैं, इसमें एक ही पद है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का यूज किया गया है। इसके आगे किस नंबर का गुणा हो रहा है, आपको किसी संख्या दिख रही है क्या, नहीं, तो इसके आगे 1 का गुणा हो रहा है इसलिए माइनस का 1 आपका 20 दिया हुआ है। ये 10 लड़कियां हैं और उनकी ऊंचाई दी गई है। आपसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है। जब मैं माध्य की बात करता हूँ तो ये पूछ रहा है औसत। औसत क्या होता है, जैसे मैं 2 और 3 का औसत पूछता हूँ तो 2 और 3 को मैं जोड़ दूंगा, जो आपकी संख्या होती है उन्हें जोड़कर कितने पद हैं, 1 और 2 पद हैं तो मैं 2 का भाग दे दूंगा, ये इसका माध्य कहलाएगा, औसत कहलाएगा। औसत का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो समान रूप से सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। जैसे आप कोई पार्टी करते हैं और आपने सभी से 5-5 रुपये लेते हैं, लेकिन कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास रुपए नहीं होते, किसी के पास जाना होते हैं तो वो कहता है कि इसे हम ज़्यादा रुपए दे देते हैं, इसे हम बाद में ले लेंगे। तो 4 फ्रेंड थे, एक ने 5 दिए, एक ने 5 दिए, एक ने 10 दिए, एक ने 0 दिया। तो इसका मैं एवरेज पूछूं, माध्य पूछूं, तो आप सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितने लोग हैं, जितने पद हैं उसका भाग दे देंगे, 1 2 3 4, तो इसमें 4 का भाग दे दूंगा तो आपका जो भी आंसर होगा वो एक एवरेज वैल्यू हो जाएगी। वो ऐसी वैल्यू है जो सभी के लिए मान्य होगी, मतलब सभी व्यक्तियों में इतनी इतनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हो। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, टोटल वैल्यू 10 है, तो आप सभी को जोड़ना है और 10 का भाग देना है तो उसका औसत निकल आता है, या फिर औसत की जगह मैं माध्य भी कह सकता हूँ। माध्य आ जाएगा तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी हैं आपकी, 10 हैं, तो 10 का आप भाग देंगे सभी को जोड़कर।
ये वाला आपको थोड़ा सा प्रोसेस जाना लंबा पड़ता है, इसलिए मैं एक ऐसा मान मान लेता हूँ जो इसके पास में है। तो 135, 150, 139, 128 लगभग मैं ये मान लेता हूँ कि ये 140 है। आप कहेंगे सर आपने 140 ही क्यों माना? आप 140 ना मान के 135 भी मान सकते हैं, 130 भी मान सकते हैं। जो आप मानेंगे उसी बिहाफ पे आपको इस चीज़ को करना होगा। जैसे मैंने 140 माना, तो 140 135 से कितने जाना है? इसमें 5 जाना है। तो ये 135 कितने कम है? 5 कम है। तो ये माइनस के मैं 5 लिख दूंगा। मैं इसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो 140 मैंने मान लिया है कि इनका एक एवरेज है, इनका एक माध्य है। तो ये कितने कम है? माइनस के 5 कम है। ये कितने जाना है? 150, 140 से 10 जाना है, तो 10 लिख दूंगा। जो जाना है उसे प्लस के साथ लिखेंगे, जो कम है उसे हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे। तो 139 कितनी कम है? माइनस के 1 कम है। 128 कितनी कम है? माइनस के 12 कम है। ये 151 11 कम है। 132 की बात करता हूँ तो 8 कम है। तो ये 8 कम लिखूंगा। ये 11 जाना था इसलिए मैं प्लस के लिए थे, ये कम है इसलिए माइनस का प्रयोग कर रहा हूँ। 146 6 जाना है 140 से, और 149 आपके 9 जाना है। 143 आपके 3 जाना है, और 141 आपका 1 जाना है। ये सारे के सारे जो जाना है उसे मैं प्लस में लिख रहा हूँ, और जो कम है वो मैं माइनस में लिख रहा हूँ। तो अब इन सभी को आप ऐड कर दें और 10 का भाग दे दें। अब ये आसान पड़ेगा क्योंकि आपको ये चीज़ छोटी वैल्यू पर करनी है। तो लिख दीजिए माइनस के 5 प्लस के 10 माइनस के, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 माइनस के 12 प्लस के 11 माइनस के 8 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 3 और प्लस का 1। इन सभी को मैं 10 से भाग दे दूंगा। तो आप ये देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ये माइनस के 10 हैं, प्लस के 10 हैं, इसे काट दूंगा तो यहाँ पे प्लस के 5 बचे। ये माइनस के 13 हो गए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस के 12 हैं और माइनस के 8 हैं, माइनस के 20 हो गए। ये माइनस के 20 और 11 और 9 को जोड़ूंगा तो ये भी 20 हो जाएंगे, तो प्लस माइनस से कट हो गए। तो आपके पास कितना बचा? ये 3 और 6 9, 9 और 5 14। तो 14 में जब मैं 10 का भाग दूंगा तो इसे काटूंगा तो 1 दशमलव लग जाएगा, तो लगभग आंसर 1.4 आंसर आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को जो दिया है वो प्लस की है कि माइनस की है? ये प्लस की है। जो मैंने माना था उसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो 1.4 इसमें ऐड करूंगा, तो आपका आंसर 141.4 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर आप कहें कि सर आप 135 पे करके देखिए, तो आप ये खुद करेंगे। आपको 135 से देखना है ये कितना जाना है। ये जीरो मतलब बराबर है तो जीरो है। 150 कितना जाना है? ये आपका 15 जाना है। तो आप इस तरीके से कर कर जो आपकी कुल संख्याएं थी 10, उसका भाग देना है। अगर प्लस में आ जाए तो उसे ऐड कर देंगे, माइनस में आएगा तो जो मानते हैं उसमें से घटा देते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। संख्याएं दी हैं, परिमेय संख्याएं, और इसके बीच की मान पूछ रहा है। जैसे आपसे मैं 2 और 4 के बीच में पूछूं तो आप कैसे बताएंगे कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो आपको पता है कि 2 के बाद 3 आता है और 4 के पहले 3 आता है। तो 2 के बाद 3 और 4 के पहले 3 आता है, तो आपने 3 निकाल दिया है। इसे आप कैसे सॉल्व किया? आपने 2 और 4 के बीच की संख्या पूछी थी, दोनों को ऐड कर दिया और 2 का भाग देंगे तो 6/2 आ जाएगा। इन दोनों को काटूंगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे आंसर निकाल दिया। इसी के बिहाफ पे आपसे ये निकाल सकती हैं कि 2/3 प्लस 3/5 को आप ऐड कर लीजिए। अब ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 15। 3 का भाग 15 में दूंगे 5 बार चला जाएगा, तो 5 का गुणा 3 2 में करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। प्लस 5 का भाग 15 में देंगे कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में। 3 का गुणा मैं किस में कर दूंगा? ये आपके अंश में कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। तो 19/15 एक आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने पर। जब ऐड किया तो अब इसमें बीच की संख्या पूछी है तो मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा? 2 का भाग दे दूंगा। अब ये 3 संख्याएं भाग कैसे करें? इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने 1 माना, इस भाग की संख्या को, ये बटे की संख्या को ऊपर ले जाऊंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, गुणा में लिख दूंगा। 19/15 जब मैं गुणा में लिखता हूँ तो व्युत्क्रम हो जाती है, तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 19। ऊपर का गुणा ऊपर, 19 एकम 19 और
15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ गया 19/30। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप जब करेंगे तो ये समय कम हो जाएगा। नंबर 22 की बात करते हैं। दो संख्याएं दी हैं, इनका योग निकालकर किस अंक से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, तो आपको विभाज्यता के नियम पढ़ लेने हैं। आपसे पूछा है तो हो सकता है जो फाइनल आपसे पूछने वाला हो तो विभाज्यता के नियम पूछ ले। तो मैं थोड़े से बता देता हूँ। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम ही कहता है, अगर वह संख्या 2 से विभाजित होगी जिसकी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होती है। 3 से विभाज्यता का नियम ही कहता है, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 27 लिखी हुई है, तो इन दोनों के अंकों का योग कर लेंगे, 7 और 2 9 होते हैं। तो जो योग आया है वो 3 से विभाजित होगा, तो हम कह देंगे कि वह 3 से विभाजित होगा। 6 का नियम ये कहता है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाता है वो 6 से विभाजित हो जाता है। 5 का नियम ये कहता है अगर संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं तो वह 5 से विभाजित हो जाता है। इसी तरीके से आपसे 2 से लेकर 13 तक के नियम आपको पता होना चाहिए, ये बार बार आपसे पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। संख्याएं दी हैं, इनका पहले योग निकालना है, तो 8,472 और 6,516 को ऐड करेंगे। 6 और 2 8 हो जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएंगे। आप सिर्फ इतने से ही ज्ञात कर सकते हैं कि 2 का नियम लिखा हुआ है, तो 2 से हम देखते हैं पीछे क्या आता है, 0 2 4 6 8 होता है तो वो विभाजित हो जाता है। जब 3 से बात करेंगे तो 3 से हमें पता है कि सभी अंकों का योग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये आपका ये 14 हो जाएगा। तो इसे ऐड करने पर हमें ये दिख रहा है कि ये विभाजित होगा या नहीं, तो उसके लिए आपको देख लेना है करके। 4 का नियम ये कहता है कि पीछे की 2 संख्याओं में अगर पूरा का पूरा भाग 2 4 का चला जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 नहीं होगा ऑप्शन, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि इन संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है। बचा सिर्फ 5, तो मैंने 5 का आपका नियम बताया कि पीछे 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 आ जाता पीछे तो हम कह देते कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा, नहीं पूछा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। 5 ऐसी संख्या है जो इस संख्या को विभाजित नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप पूछी है। सबसे पहले आप ये बात समझिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसके सभी कोणों का योग 360 होता है। और इसमें कुछ नियम और हैं जो क्लास 8 में आपको बताए गए होंगे कि ये अगर नीचे के कोणों की बात करें तो इस वाला कोण और इस वाले कोण ये दोनों आसन कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो इनका अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है। हमें ये पता है एक नियम और ये कहता है कि आसन कोणों के आमने सामने का कोण योग 180 होता है। कितना होता है, 180 का होता है। तो नीचे के कोण कितने हो जाएंगे आपके 180 के, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो अनुपात के केस में हम x मान लेते हैं, 3x + 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180 के बराबर दी हुई है। 5x बराबर 180 बटे कितने आ जाएंगे आपके 5 आ जाएंगे। इसे मैं काटता हूँ, 5 × 15 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे। तो x की वैल्यू आपको 36 आ गई। कितनी आ गई 36। अब x की वैल्यू 36 आई, हमने x माना था, तो 3x या 2x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं 2x की निकालता हूँ, 2 × 36 करूँगा तो आपका 6 दूनी 12, 2 1 हासिल आ गई, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 डिग्री आंसर आ जाएगा 2x की। यहाँ पे 72 डिग्री आ जाएगा। अब आमने सामने का कोण का योग 180 होता है, तो आप 180 में से 72 घटा सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 3x का आ जाएगा। ये इसके सामने का कोण ये है, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का कोण कितना होगा 180 होगा। या फिर ये कह सकते हैं आमने सामने के कोणों का माप एक समान होती है, तो आप एक समान लिख सकते हैं। कौन से केस में, जब समांतर चतुर्भुज की बात हो रही हो तभी। तो ये नियम लगते हैं कुछ। तो आंसर आपका 72 डिग्री लिखा हुआ है। किसी ऑप्शन में दिया है कि 72 डिग्री, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो सिर्फ एक ही मान निकालने पर आपका ऑप्शन टिक हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसके बीच में है। तो अभी बीच वाला हमने पहले भी किया है। 3/4 + 7/4 दोनों को ऐड कर लेंगे,
ये समान हर वाली हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा और 3 + 4 को ऐड कर देंगे 10/4 आ जाएगा। बीच की संख्या पूछिए तो 2 का भाग दूंगा, बटे में 1 मान लूँगा। 10/4 एक गुणा में चले जाएगी तो ये पलट जाएगी 1/2। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएंगे तो 5/4 आपका आंसर सही है। 5/4 कहीं दिया है क्या? एक पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको 5 में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, शेष फल 1 आ जाएगा। इसमें 0 लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 होगा तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 आएंगे और 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार में चला जाएगा? 5 चौको 20 होते हैं तो 1.25 आंसर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है, उसका परिमाप दिया है और 2 बराबर भुजाओं का माप पूछा है। सबसे पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज आना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और परिमाप क्या होता है? जैसे कोई भी बहुभुज दिया हो, जैसे एक आयत दिया है, एक त्रिभुज दिया है या फिर एक पंचभुज दिया हो, तो इसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी का हम योग कर देती हैं तो उसका परिमाप कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज दिया है तो इसमें 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं की जो आपको माप दी हो, जैसे 2 3 5 दिया है, तीनों का योग कर दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो इसका 10 क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी आयत, वर्ग, चतुर्भुज कोई भी दिया हो तो जितनी भुजाएं होती हैं उनकी माप को योग कर देते हैं तो वो परिमाप निकल आता है। अब समद्विबाहु की बात करते हैं। समद्विबाहु में हम ये समझ चुके हैं कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसे मैं x मान लेता हूँ तो सामने वाली भी भुजा क्या होगी? x होगी। इसका आधार दिया हुआ है 4/3। इसका परिमाप निकालेंगे तो मैंने अभी बताया, तो परिमाप चारों की चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो x प्लस 4/3, इसका परिमाप आपको दिया हुआ है 62/15। इसे हम ऐड कर सकते हैं तो एक दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 2x आ जाएगा। 62/15, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस के 4/3 हो जाएगी। इसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ये 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 का 15 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, ये 62 आ जाएगा। माइनस के 3 का भाग 15 में दूंगा तो 5 बार आ जाएगा। 5 का गुणा 4 में करूँगा तो ये 20 हो जाएगा। 62 में से मैं 20 घटाऊँगा तो आपके 2, ये कितने हो जाएंगे? 6 में से 2 जाएंगे तो 42/15। 2x बराबर आ गया 42/15। अब ये गुणा वाली कंडीशन है, एक गुणा में दिया हुआ है तो ये भाग में चला जाएगा। 42/15 ये बटे में 2 हो जाएंगे। इसे हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू आ गई 21/15। अब इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 30 7 21 और 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। x की वैल्यू 7/5 आ गई, मतलब कि इस भुजा की वैल्यू 7/5 है। सामने वाली भुजा भी कितनी की होगी? 7/5 की। क्या 7/5 दिया है आंसर में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 7/5। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 20 की घात 30 निम्न में से किसके समान है? ये क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले ही समझाया है। तो 20 की घात 30 लिखी हुई है तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ये देखिए, 20 की घात 15 और 20 की घात 15 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि a की घात m इंटू a की घात n है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी आधार 20 और 20 है तो इसकी 20 की घात कितनी आ जाएगी? 17 आंसर आ जाएगा। ये प्लस वाली कंडीशन है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी प्लस वाली है तो ये तो होगा नहीं। तो एक तो a हो सकता है या फिर d हो सकता है, लेकिन इसकी 20 की घात कितनी? 17 आई और यहाँ पे 20 की घात आपकी 30 आई और 20 की घात 30 का ही मान पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 27 पे बात करते हैं। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 2 वर्ष कम है। पुत्र की आयु x है, सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये भी बीजीय व्यंजक से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले पुत्र की आयु आपकी x दी हुई है, सलमा उसकी माँ की आयु बोल रहा है तो 3 गुना है पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु x है। गुने की बात करता है तो हमें गुणा करना होता है, तो 3 गुना हो गया है, 3 गुना x हो गया और 2 वर्ष कम है तो माइनस के 2 कम हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3x माइनस के 2। 3x प्लस के 2 गलत, 3x माइनस के 2 सही।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ये संख्या रेखा का क्वेश्चन है। बीच में 0 है, इधर की संख्या हमें पता है धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इधर की वैल्यू हमें पता है कि नेगेटिव होती हैं। तो ये तो पता चल गया कि ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। अभी एक्सप्रेशन के रूप में दिए हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें पता है कि 0 से समान दूरी पे बी है और समान दूरी पर ही ए है। या फिर आप कहें कि सर समान पे क्यों हम क्यों माने, तो आप असमान भी मान सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 3 है माइनस के। ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, क्योंकि 0 की इधर की संख्या धन की होती हैं और 0 की इधर की ऋण की होती हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिक परिमाण की बात कर रहा है, किसका मान अधिक होगा। तो बी बटे ए, तो बी की वैल्यू हमने क्या मान ली 3। 3 में अगर मैं ए की वैल्यू को डिवाइड में लिख दूं तो ये 3 एकम 3 माइनस के बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, बी माइनस के ए। बी की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस का चिन्ह और साथ साथ में ये माइनस का 3 है तो माइनस के 3 इधर लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आंसर आ जाएगा। तो बी माइनस ए की वैल्यू 6 आ गई। बी प्लस ए की बात करते हैं। बी की वैल्यू 3 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ए की वैल्यू माइनस के 3 है तो ये 3 प्लस माइनस माइनस से 3 ए 0 आ जाएगा। और ए इंटू बी की बात करता है। ए वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है, ये माइनस के 3 और माइनस के 3 और प्लस के 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। अभी देखिए ये माइनस के 9 है, माइनस का 1 है, ये 0 है। ये माइनस की वैल्यू तो वैसे ही कम होती है, 0 0 हो गया। तो सबसे ज़्यादा आंसर किसका आया, 6 आंसर आया कि बी माइनस का ए है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने 3 मान के किया है, आप 4 5 6 आपकी मर्जी हो वो मान के कर सकते हैं। आंसर आपका बी माइनस ए ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को मोड़कर ये आयत बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर बताई गई है। इसकी लंबाई की बात पूछ रहा है। देखिए एक तार है इस तरीके का। इस तार को मोड़कर मैं वृत्त भी बना सकता हूँ, आयत भी बना सकता हूँ, वर्ग भी बना सकता हूँ, त्रिभुज भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपसे ये चीज़ पूछा है कि 34 सेंटीमीटर का एक तार था, इसका क्या बना दिया आयत। तो आयत की बात करते हैं। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 7 है तो 7 है। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। आयत की चौड़ाई आपको 8 दी हुई है, तो चौड़ाई को मैं 8 लिख लेता हूँ। ये 8 दिया हुआ है, सामने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसकी आपकी लंबाई पूछी है, लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। तो ये x है तो सामने भी क्या होगा, x। अब जो इसका परिमाप आएगा वो ही तार की लंबाई होगी, क्योंकि इसी से मोड़कर मैंने ये चीज़ें बनाई हैं तो इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, इसका सॉल्यूशन होगा 8 दूनी 16 प्लस के 2x। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 34 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 16 प्लस 2x की वैल्यू 34 दी हुई है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ। 2x को ऐसा का ऐसा 34 माइनस के 16 करूँगा तो 4 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, ये 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 18 हो गया। 2x की वैल्यू 18, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 का भाग 18 हम दूंगा तो 9 आ जाएगा। क्या ऑप्शन 9 दिया हुआ है, हाँ 9 सेंटीमीटर आंसर सही है। तो इसकी वैल्यू 9 आ गई तो सामने वैल्यू भी क्या होगी 9। तो इसे जब ऐड करेंगे तो आपका 34 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। तो आपकी जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर। देखिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और अभी तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले समय में आपको सारी वीडियो टाइम पर प्राप्त होती रहें। कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा और इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं और 3 विषयों के उसकी परीक्षा के अंक दिए हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। और फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रूबी और गीता के औसत प्राप्त अंक बराबर हैं। रूबी के औसत अंक गीता के औसत अंक से कम है।
गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। रूबी ने हिंदी में गीता के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, औसत मान निकालना पड़ेगा, जो आपको माध्य निकाला था उसी तरीके से। तो मान लीजिए मैं अब वही आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, कि रूबी की बात करता हूँ तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू 65 मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? 65। ये 65 से कितने जाना है? 3 जाना है। ये 65 से कितने जाना है? 1 जाना है। 65 से कितने जाना है? ये आपके 5 जाना है। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। टोटल कितने विषय थे? 3। तो इसे मैं काट दूंगा तो आंसर आ गया 3। ये धन के आए इसलिए इसमें 3 जोड़ दूंगा तो आपकी इसकी एवरेज वैल्यू 68 आ जाएगी। रूबी की औसत वैल्यू कितनी आई? 68। इसी तरीके से हम गीता की बात करते हैं। गीता के एवरेज मार्क्स निकालेंगे। ये 72, 64 और 64 दिए हैं। मान लीजिए मैं एवरेज वैल्यू इसकी 65 मान लेता हूँ। तो 65 से 72 कितने जाना है? देखिए 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। तो आपको पता है कि 7 जाना है। 64 कितने कम है? 1 कम है। 64 कितने कम है? 65 से 1 कम है। तो ये माइनस माइनस से कम हो जाएंगे। तो इसे ऐड करेंगे तो 7 -1 अपॉन कितने आएंगे? 3। 7 में से 2 जाएंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 में मुझे 3 का भाग देना है तो 3 एकम 3, 2 बचे। 2 में 3 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा और कितनी बार पाड़ा पढ़ूँ कि 20 से कम आए। तो 3 अंक 18 होते हैं, 3 6 या 18 होते हैं, तो 1.6 आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही कर लेंगे। तो ये प्लस की वैल्यू आई तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 65 में 1.6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 66.6। तो इसकी एवरेज वैल्यू आई 66.6। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। रूबी और गीता के औसत अंक बराबर हैं। इसके 68 हैं, इसके 66.6 हैं, तो ये गलत हो गया। रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है। रूबी के कितने हैं? 68 हैं। गीता के औसत से कम है? नहीं, वो तो जाना है। इसकी 66.6 है और इसका 68 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गीता ने हिंदी विषय में कितने आए? इसके 72 नंबर आए। रूबी के औसत प्राप्तांक 68 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कि हाँ सही है बात है। ये तो 68 है और ये 72 है, जाना अंक है 72, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी और देख लेते हैं। रूबी ने गीता के औसत प्राप्तांकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। रूबी ने हिंदी विषय में, तो रूबी ने हिंदी विषय में कितने हैं? 68 हैं। और गीता के औसत अंक कितने हैं? 66 हैं। उससे कम अंक प्राप्त किए हैं क्या? नहीं, जाना किए हैं, कुछ अंक तो जाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।